हेलो, केवल साहब हैं। नमस्कार मैं सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? कमेंट कमेंट करिए जल्दी से। कैसे आप सभी लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आइए फटाफट से। आज आप लोगों की बैच में बड़ी जोर से शुरू करनी है। तो बताइए पहले से समझाना है या समझाना है या किसी तरह शुरू करूँ? आप बताओ, मैं नहीं करूँगा, कोई प्रश्न नहीं है। हाँ जी, या तो मैं पुराने नंबर पर फोटो वीडियो भेजना या फिर भेजना टेलीग्राम पे किसी को। हाँ? ना वो फोन में बताना भूल गया। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, सुमित दिनेश, प्रियांशु, योगेंद्र, अभिषेक आजाद। पहले से बताऊँ? ओह, एक काम करते हैं, पहले शुरू कर, सिलेबस समझा देते हैं, ठीक है? सर सीपीयू का एग्जाम है मई में, तब तक जीएस स्पेशल हो जाएगा। कौन सा महीना चल रहा है? मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल में खींच लेंगे सिलेबस में, बताइए बड़ी जल्दी रही है आपकी, काहे परेशान होते हैं? हैं? बड़ी जल्दी विश्व का भूगोल। सबसे पहला चैप्टर जो मैं आपको इसमें कराऊंगा, उस चैप्टर का नाम क्या होगा? उस चैप्टर का नाम होगा, पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे सबसे वो होगा, बताओ कहाँ से शुरू करूं? इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ या एटमॉस्फेयर से शुरू करते हैं। हिंदी में इसी को कहा जाएगा वायुमंडल। यहाँ से एक तो एटमॉस्फेरिक लेयर पढ़ी जाती है और साथ ही साथ लेयर की, इसमें पढ़ा जाता है लेयर के पास साथ, मतलब एटमॉस्फेरिक लेयर पढ़ा जाता है स्पेशली, और एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन, अर्थ और सन दोनों के बारे में चर्चा की जाती है। इसके बाद फिर जो दूसरा चैप्टर होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले तो आप पढ़ोगे डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, और उसके बाद फिर पढ़ोगे प्रेशर बेल्ट यानी कि वायुदापीति। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम विंड पैटर्न, पवन तंत्र, पवनों के प्रकार। फिर पढ़ेंगे हम प्रेसिपिटेशन, वृष्टि, फिर पढ़ेंगे हम साइक्लोन या चक्रवात। ये जो 5 चैप्टर मैं आप लोगों को करवाऊंगा, इन टोटल 5 चैप्टर को क्या कहा जाता है? आप आंसर को सभी 5 चैप्टर जो मैंने बताए हैं, इन 5 चैप्टर को नाम दिया जाता है क्लाइमेटोलॉजी। क्या नाम दिया जाता है? क्लाइमेटोलॉजी। ओके, सो ये सभी चैप्टर मैंने जब आपका बैच हुआ था तभी बताया था कि ये सभी जो चैप्टर है वो बिलोंग करते हैं स्ट्रेटेजी को हमने करा रखा है। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगला पॉइंट होगा छठे चैप्टर क्या होगा? फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको ओशियन, महासागर। महासागरों में आप एक तो पढ़ोगे 5 ओशियन के बारे में, फिर आप पढ़ोगे ओशियन करंट, टाइड, वेग, है ना? फिर आप पढ़ोगे एक तो धारा और एक ज्वार और एक तरंग के बारे में। फिर आप पढ़ोगे इसी में ओशियन बॉटम रीफ, महासागरीय नितल उच्चवच। ठीक है, महासागरीय नितल उच्चवच। नेक्स्ट बात करूंगा तो इसमें और क्या पढ़ने को बचता है? सैलिनिटी। इतना सब कुछ पढ़ना है आपको महासागरों के बारे में। फिर आप पढ़ोगे 7 नंबर पे कॉस्मोलॉजी, हिंदी में इसको कहा जाएगा ब्रह्मांड विज्ञान। कॉस्मोलॉजी में क्या पढ़ोगे आप? कंप्लीट सोलर सिस्टम। नेक्स्ट पढ़ोगे आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट पढ़ोगे आप मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियों। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आप पढ़ोगे नेक्स्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ। ये सब कुछ लाइव रहेगा, बाधा है मेरा, पृथ्वी के आंतरिक भाग। और इसके बाद पढ़ोगे आप दो सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये दोनों पढ़ने के बाद फिर आप पढ़ोगे नेक्स्ट रॉक, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, और फिर आप पढ़ोगे 7 कॉन्टिनेंट। ये है पूरा कंप्लीट सिलेबस ऑफ योर वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, नोट करो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। सर आज अपने कुछ लोग एक स्टूडेंट आया था, बड़ा मजेदार बात करके गया, मैं उसको इंस्टाग्राम पे डालूंगा, उसका खुद का भी पेज बढ़िया, सुनामी। सुनामी इसमें आ जाएगा अर्थक्वेक के साथ, और क्लाउड वाले चैप्टर की अगर डिमांड है तो इसमें आ जाएगा। करा देंगे बाबू, काहे परेशान हो रहा है, इसके साथ करा देंगे सुनामी। एक तो बहुत अच्छा था, अच्छा तालियां सारे, है ना? पहले चैप्टर शुरू करो, टाइम है अभी, फर्स्ट हेडिंग आएगा एटमॉस्फेयर है क्या, सबसे पहली बात, है ना? माउंटेन एंड वेजिटेशन की बात करें, कॉन्टिनेंट में आ जाएगी, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, है ना? ये सब कुछ उसमें आ जाएगा कॉन्टिनेंट में। एटमॉस्फेयर सबसे पहली बात तो क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। आप बोलेंगे बहुत अच्छी बात है, मैं आपसे कहूंगा सर जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर एक कवरिंग है, और ये कवरिंग किस चीज की है? इस कवरिंग में डस्ट है, इस कवरिंग में गैसेज है, और इस कवरिंग में है वेपर। ठीक है, एक तो है इसमें धूल, एक है गैस, और एक है वाष्प। तीन चीजों से मिलकर बनी हुई एक आउटर कवरिंग है, और जो ये आउटर कवरिंग है इसी को क्या कहा जाता है? इसी को एटमॉस्फेयर या वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। और ये होता है कि पूरी पूरी जो कवरिंग है वो टूट के हमारी पृथ्वी के चारों ओर, तो सीधा आंसर होगा बाय इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण। बात समझ आ रही है? मैं लिख सकता हूं यहां पे डेफिनेशन, सराउंडिंग ऑफ गैसेज, डस्ट, वेपर, हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटेशन, कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है ना? इसे क्या कहा जाता है? कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, मैं लिख देता हूं, गैस कॉमा धूल कॉमा वाष्प, गैस धूल और वाष्प का आवरण, जो कहां है? का आवरण जो पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका है, यही क्या कहलाएगा? वायुमंडल कहलाता है। इसे क्या कहा जाता है? अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि तीन चीजों से हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, और टिका किसकी वजह से है? ग्रेविटेशन की वजह से। ठीक है, चलिए तीनों को एक करके समझ लेते हैं। इसमें गैसेस की अगर हम बात करेंगे तो गैसेस में कौन कौन सी गैसेस होती है? तो आपका आंसर होगा सबसे पहले जो गैस होती है वो है 78.1%। 78.1% जो है नाइट्रोजन। मैं लिख देता हूं
सबसे ज्यादा पाई जाती है, और ये अपने एक अकेली गैस है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या करते हैं, एसिडिक रेनफॉल करते हैं, ठीक है। दूसरी जो गैस आएगी इसमें वो कौन सी होगी, ऑक्सीजन होगी 20.9%, ठीक है, 20.9%। अगर मैं बात करूंगा ऑक्सीजन की तो इसे क्या कहा जाता है, गैस ऑफ लाइफ कहा जाता है, यानी कि जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। और जीवनदायिनी गैस क्यों कहा जाता है, क्योंकि पार्टिसिपेट करती है किसमें, रेस्पिरेशन में, ये श्वसन में भाग लेती है। तीसरे नंबर पर आती है आर्गन गैस, 0.94%। आर्गन गैस के बाद में फिर आती है नेक्स्ट CO2 0.03%, और इसे माना जाता है हैवीएस्ट गैस, हैवीएस्ट गैस ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसे माना जाता है वायुमंडल की सबसे भारी गैस। ये बात सबको अच्छे से पता है कि ग्रीन हाउस गैस है ना, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है और ये किसका कारण बनती है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। नोट कर लो प्लीज। आगे बढ़े, नेक्स्ट निकालो वेपर। वेपर क्या करती है, वेपर की अगर बात करूंगा तो आती कहां से एटमॉस्फेयर में, सोर्स में एक होता है इवेपोरेशन, और एक होता है ट्रांसमिशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस इस बात का है, ध्यान से सुनना। ये तो किसी कारण होता है, हाई टेम्परेचर के कारण, और ये किसी कारण होता है, वेपर रिलीज बाई प्लांट इन एटमॉस्फेयर, है ना, बाष्प पौधों द्वारा छोड़ी जाती है, सही है। अब इंडियन ज्योग्राफी बीच में छोड़ी जाती है पूरी कहानी। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहला पॉइंट, इसका जब कंडेंसेशन होगा तो क्या होगा, जब कंडेंसेशन होगा इसका तो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और रेनफॉल होगी। दूसरा जो वेपर होती है ना, ये क्या करती है, ये वैश्विक तापमान का कार्य करती है। हेलो, आलू नाम से कमेंट करें, प्लस 10 प्लीज फोन ऑफ रखा कीजिए, बिकॉज आप मोबाइल ज़्यादा यूज करते हैं पढ़ाने से भी। एक बार सारे कमेंट मैंने, आपको ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाने से ज़्यादा फोन यूज करता हूँ। अब रही बात ये कि फोन में क्यों यूज करता हूँ, है ना, तो मुझे लगता है कि ये टाइम ऐसा है कि मैं अपनी घरवाली से, अपनी गर्लफ्रेंड से टॉपिक को समझाते टाइम बीच में से गायब होकर मैं उससे बताऊंगा, उसको कहूंगा कि भाई मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या नहीं। बेटा टम्पू, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप नौकरी पे जाओगे और वहाँ क्लास में पढ़ाई होगी, सॉरी क्लास में तू ही पढ़ाओगे, तो कितना दिमाग लगेगा तुम्हें, जब आप जिस भी जॉब में जाओगे वहाँ काम कर रहे होगे, ऊपर से एकदम से फोन आएगा कि उस काम का क्या हुआ, वो काम खराब हो रहा है, तुमने क्या कर दिया, वो कर दिया, फिर आपका बोझ दिमाग पर रहा होगा, है ना। टीचर कोई सन्यासी नहीं होता है, उसका भी पारिवारिक जीवन होता है जहाँ बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। अगर पापा को फोन आ जाएगा बीच क्लास में पढ़ाते हुए तो फिर उठाना मजबूरी बनता है। हो सकता है कि आप इग्नोर कर दो, आपको ये लगे कि कोई जरूरी नहीं होंगे, पापा पापा करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट सॉरी इतना डेडिकेशन मेरे अंदर मुझे आएगा कि मैं फादर साहब का कॉल है उसकी इग्नोर कर दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो फादर है और वो अननेसेसरी फोन करेंगे, इतना मुझे भरोसा है, ठीक है। दोबारा से ध्यान मत देना। हाँ जी, नेक्स्ट डस्ट पर आ जाते हैं, डस्ट या धूल पर। डस्ट की अगर मैं बात करूंगा, सब सच में टम्पू है। हाँ मुझे लगा पहले बड़े समझ चलते थे जिनका मोबाइल लगा था। डस्ट की बात करते हैं, डस्ट क्या करती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट होती है ना, उस पर जब सूर्य की किरण पड़ती है उनको फैलाने का काम करती है, उनको क्या करती है, फैलाने का काम करती है, ओके। याद रखना इसको, डस्ट क्या करती है, उनको फैलाने का काम करती है। तो मैं लिख देता हूँ डस्ट क्या करेगी, सबसे पहला पॉइंट होगा इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश को फैलाती है। यही कारण है कि हमें हर एक आसपास की वस्तु चमकती हुई दिखाई देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, ये डस्ट पार्टिकल है। अब जो ये डस्ट पार्टिकल होगा, ये डस्ट पार्टिकल क्या करेगा, अपने आसपास की जो वेपर होगी ना उसको अट्रैक्ट करेगा,
और जैसे ही इसका खुद का टेम्परेचर डाउन होगा तो इसके चारों तरफ लगी हुई बाष्प का भी टेम्परेचर डाउन होगा और एकदम से कंडेंसेशन हो जाएगा। तो मैं सीधा सीधा लिखता हूं कि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं क्या होते हैं, वो आपका आंसर होगा हेल्पफुल टू कंडक्ट कंडेंसेशन। ये क्या करते हैं, तो आपका आंसर होगा संघनन कराने में सहायक। ये हो गया हमारे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन के, हमारे एटमॉस्फेयर का निर्माण किन चीजों के लिए से हुआ है। ओके, अब चलिए इसको नोट करके आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में कि हमारा जो वायुमंडल है, हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी वायुमंडलीय परतें बनी हुई हैं। आगे बढ़े। सर ये वो है जो पढ़ने पर नहीं कभी निकालने में ज्ञान लगाते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा एक काम करो, परेशान मत हो, जैसे एक स्टूडेंट का कमेंट आ रही है अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक आपका रह गया है, कोई दिक्कत आ रही है आपको, तो जब ये बड़ी टॉपिक फिनिश हो जाएगी तो इत्मीनान से मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। परेशान मत हो, है ना। नेगेटिविटी मत लेकर माइंड में। ओके, अभी इस पे फोकस करो क्योंकि जब आपको इतना पढ़ाया जा रहा है तो थोड़ा बहुत और पढ़ना पड़ेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा दूंगा। बस आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको पूरी तरह से फोकस करो, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट टाइम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतें। ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल, ये है 0 किलोमीटर। यहाँ लिखो आप पोल्स, और ये हो गया इक्वेटर। पोल्स पर ऊंचाई है 8 किलोमीटर, इक्वेटर पर ऊंचाई है 18 किलोमीटर, और जो पहली लेयर है इसका नाम क्या है, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमें जो देखने को मिलेगा इसी कहा जाता है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमें देखने को मिलता है मेसोस्फियर, मध्य मंडल। 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलता है आयोस्फीयर या वायुमंडल, और 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलता है एक्सोस्फीयर, वायुमंडल, ठीक है जी। एक एक करके अब इसको पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले कौन सा है, ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर में पहली इसकी क्वालिटी है कि यहाँ सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। यहाँ 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, तो इसी को कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। सामान्य रास्ता कहा जाता है इसी को। इसका जो सबसे ऊपरी भाग है इसी कहा जाता है ट्रोपोपॉज। इस ट्रोपोस्फियर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पाई जाती है ओजोन लेयर। ये क्या करती है, तो आपका आंसर होगा जो सूर्य की पैराबैंगनी किरण होती है उनसे सुरक्षा करती है। इसी दरमियान यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा पाया जाता है और ज्यादा तापमान पाए जाने के कारण बादल बनते हैं, बादल नहीं बनते। और जब यहाँ बादल नहीं बनते हैं तो वायुयान चालक को वायुयान उड़ाने में आसानी होगी। तो याद रखना यहाँ पर क्या किया जाता है, एरोप्लेन यानी कि वायुयान उड़ाए जाते हैं। चलो आगे करते हैं।